ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कार्टेशियन प्लेन में दोनों इक्वेशंस की जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अब क्या हो जाता है, इट इज़ नॉट इसेंशियल कि हर बार वो लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी अराइज होती है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी अराइज होती है कि दोनों लाइंस जो है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को बांट देते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यदि हमें सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारी ही बुक में पेज नंबर 9 पर लेट्स डिस्कस में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है कि x + 2y = 4, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 6, सॉरी 3x + 4y नहीं, 3x + 6y = 12, 3x + 6y = 12। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी चीजें जो है, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों इक्वेशंस हमें एक जैसी दिखती है। यदि इस इक्वेशन को मैं डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 कर दूं तो मुझे यही इक्वेशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली इन इक्वेशन को जब हम ग्राफिकल कार्टेशियन प्लेन में ग्राफिकल सिस्टम में प्लॉट करेंगे तो वो दोनों लाइंस क्या करेगी, दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर आएगी। इसका मतलब कि वो दोनों लाइन सभी इनफाइनाइट पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेंगे। बट हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन पता किया कि यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आता है तो आपका सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और कितने सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसा है आपका सिस्टम, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर और एक कंडीशन अराइज होती है, एक इसमें तो मिलता ही है बट पॉसिबिलिटी ये है कि हमें पैरेलल लाइन भी मिले। तो आप प्लॉट करके देखिए, या आपकी बुक में ही दिया हुआ है पेज नंबर 10 पर दो इक्वेशन लिए हैं हमने। और ये दो इक्वेशन है x - 2y = 4 और 2x - 4y = 12। अब इन दोनों को जब हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, हमें दो पैरेलल लाइंस मिलती है। बुक में पेज नंबर 10 पर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर A1/A2 का रेशियो 1/2 है, यहाँ पर B1/B2 का रेशियो भी 1/2 हो गया। लेकिन C1/C2 का रेशियो 1/2 नहीं आता, यानी A1/A2 तो है, A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। तो उस केस में क्या होता है, हमें दो पैरेलल लाइंस मिलती है। और आप लोगों को पता है कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करती बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये सिस्टम कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम हो गया इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो हमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। और यहाँ आ जाएगा हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि अब हम नई मेथड पढ़ने वाले हैं, क्रैमर्स मेथड या जिसे डिटर्मिनेंट मेथड बोला जाता है।
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। भले ही ये आपको लगेगा कि कोई नई मेथड है, लेकिन ये कोई नई मेथड नहीं है। ये हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से जो सॉल्व किया था, ये वही मेथड है, बस हमने उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा इजी कर लिया। उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो ये जो डिटर्मिनेंट नाम का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सी डी। अब यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c। इस ऑर्डर को जैसे मैंने यहाँ पर साइन बनाकर रिप्रेजेंट किया है, इसे आप वैसे ही ध्यान में रखिए। तो ये कहलाता है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दो कॉलम प्रेजेंट है। कॉलम कौन कौन से है, a और b ये पहला कॉलम, c और d ये दूसरा कॉलम। ठीक वैसे ही यहाँ पर दो रोज प्रेजेंट है। तो रो कौन कौन सी, a और c, और दूसरा b और d। तो यहाँ दो रोज और दो कॉलम प्रेजेंट होने की वजह से हम जो डिटर्मिनेंट यूज करने वाले हैं, इस डिटर्मिनेंट की डिग्री है 2। डिग्री कितनी हो गई इस डिटर्मिनेंट की, तो इस डिटर्मिनेंट की डिग्री हो गई 2। यहाँ तक आया समझ में। किस तरीके से आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है वो भी आपको समझ में आ गया। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स पर अलग अलग तरीके के, यानी हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, इन सभी पर जो है इसको यूज करके कैलकुलेशंस कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी है -1, 2, 7 और 4। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी है, तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के पहले हमको ध्यान रखना होता है कि हर एक डिटर्मिनेंट को हम a से लेकर z के बीच में किसी भी एक कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a इक्वल्स टू -1, 2, 7, 4 लिख लिया इस तरीके से। अब आपको करना है इसी ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, वापिस आएगा माइनस साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये हो गया -4 - 7 2 14, तो इक्वल्स टू हो गया -18। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त आप इंटेजर के मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के सभी रूल फॉलो करेंगे। तो इस तरीके का कैलकुलेशन आपको आता ही है। अब हम यही डिटर्मिनेंट जिसमें रैशनल इरेशनल नंबर्स यूज किए हैं उनका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड एग्जांपल ले लिया। हमारा सेकंड एग्जांपल है 3√6, 5√3 और यहाँ पर -4√2, 2। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ सर्ट्स यूज की हुई है और यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर भी है। तो यहाँ पर भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सॉल्यूशन लिखा, अब इसे हमने कैपिटल B से शो कर दिया। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया 5√3, 2। अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापिस वही ये वाला ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो 3√6 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5√3 मल्टीप्लाइड बाय -4√2 हो जाएगा। अब यहाँ रैशनल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 √6 माइनस यहाँ पर रैशनल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्योंकि लाइक साइंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। 5 4 20। अब इरेशनल पार्ट के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6। अब यहाँ दोनों के पास इरेशनल पार्ट सेम है, तो ये इरेशनल पार्ट सेम होने की वजह से इनके रैशनल पार्ट का एडिशन होगा और इरेशनल पार्ट एज अ कॉमन निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका 20। अब यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को हम अल्फाबेट C से शो करेंगे, तो इसे अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट C से शो कर दिया। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की सभी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी और ये लास्ट वाला -0.23 लिख लिया इस तरीके से।
अब नेक्स्ट स्टेप में वापिस उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.23 माइनस 0.57 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। अब इसे हटा देते हैं यहाँ से। इसे इस तरीके से हटा दिया हमने। अब यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें 12 का टेबल तो ऑलरेडी आता है, डेसिमल पॉइंट बाद में हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ अनलाइक साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आपका आंसर जो है वो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव साइन लगा दिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 3 36 का 6 कैरी 3, 12 2 24, 24 प्लस 3 27, यहाँ 27 लिख दिया। अब यहाँ 2 नंबर के बाद, यहाँ 1 नंबर के बाद, तो टोटल यहाँ पर 3 नंबर के बाद जो है डेसिमल पॉइंट लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ कैरी करना है। अब यहाँ पर अनलाइक साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर के पीछे माइनस साइन लगेगा। अब 3 का टेबल हमें आता है तो 3 7 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 5 15, 15 प्लस 2 17। अब यहाँ 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 4 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए, तो यहाँ 4 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए। तो यहाँ 1 नंबर कम पड़ रहा है इसलिए हमने एक 0 लगाया, डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 लगाया। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैरिड आउट कर लिया। अब हमें करना है इन दोनों का एडिशन। अब एडिशन क्यों? तो भले ही यहाँ हमें निगेशन का साइन दिख रहा है लेकिन दोनों नंबर निगेटिव है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ लगाया माइनस साइन, इधर देखिए हम ऐड करते हैं 0.276, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और दूसरा नंबर आप एज इट इज लिख दीजिए। अब ये यहाँ हमने 0 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 + 1 1, 6 + 7 13 कैरी 1, 6 + 2 9 2 0। तो आंसर के पीछे निगेटिव साइन लगेगा और आंसर आ जाएगा 0.2931। तो आया यहाँ तक समझ में? ठीक इसी तरीके से जो है हम रैशनल नंबर्स का भी डिटर्मिनेंट पता करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का यूज हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। तो ये मेथड सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर ने दी थी और इसीलिए इसे क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड भी बोला जाता है। तो ये मेथड एलिमिनेशन मेथड से कोई डिफरेंट नहीं है, उसी की तरह है। ये कैसे है, ये इससे थोड़ा सा ही इसमें यानी अरेंजमेंट का डिफरेंस है, बाकी ये उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कैसे ये हम पता करेंगे और डिटर्मिनेंट मेथड से एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू कैसे पता की जाती है वो हम देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमें 2 लीनियर इक्वेशंस लेने होते हैं। तो इन 2 लीनियर इक्वेशंस को कुछ हम उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लेते हैं। a1x + b1y = c1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। a2x + b2y = c2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हर लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इसी तरीके के ax + by = c के स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। हमने 2 अलग अलग इक्वेशन ले लिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, x वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। x वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है तो बाय एलिमिनेशन मेथड हमें क्या करना होगा, यहाँ पर y वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स को एलिमिनेट करना होगा। अब यदि हम वो एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर b2 की कमी है, यहाँ b1 की कमी है। और उसके बाद अगर हम इस पहले इक्वेशन को b2 से, दूसरे इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वही हमने किया। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1 वी गेट। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैंने b2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा
a1b2x प्लस b1b2y इक्वल्स टू b2c1। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। फिर उसके बाद इस इक्वेशन सेकंड को हमने b1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a2b1x प्लस b1b2y इक्वल्स टू b1c2। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। वी गेट a1b2x प्लस b1b2y इक्वल्स टू b2c1, a2b1x प्लस b1b2y इक्वल्स टू b1c2। यहाँ लगा दिया सब्सट्रैक्शन का साइन। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है कि हर टर्म के पीछे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आपके पास बचा a1b2 माइनस a2b1x, ये हो गया एलिमिनेट इक्वल्स टू 0, b1b2y माइनस b1b2y, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 0। यहाँ आपके पास बचा इक्वल्स टू b2c1 माइनस b1c2 बचेगा इस तरीके से। यहाँ तक आ गया आपके ध्यान में। अब हमें वैल्यू पता करनी है x की, तो ये x की वैल्यू पता हम यहाँ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको मिला x इक्वल्स टू b2c1 माइनस b1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब हमने क्या किया, ये जो ऊपर हमको एक्सप्रेशन मिला है इसी एक्सप्रेशन को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाल दिया। यही क्रैमर्स ने किया। ये जो अरेंजमेंट है एलिमिनेशन में होने वाली, इस अरेंजमेंट को या इस एक्सप्रेशन को उन्होंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाला ताकि कैलकुलेशन करते वक्त हमसे गड़बड़ी ना हो या कैलकुलेशन हमें आसान फॉर्मेट में मिले। इस तरीके से किया। अब डिनोमिनेटर में बचा था a1b2 माइनस a2b1, उसे भी इधर डिटर्मिनेंट मोड में डाल दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें y वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। y वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए हमें x वेरिएबल कंटेनिंग टर्म को एलिमिनेट करना होगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, जो पहला इक्वेशन था उसे a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा इक्वेशन था उसे a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें तीसरा इक्वेशन मिला a1a2x प्लस a2b1y इक्वल्स टू a2c1, और चौथा इक्वेशन मिला हमें a1a2x प्लस a1b2y इक्वल्स टू a1c2, ये इक्वेशन 4 मिला। इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, a1a2x प्लस a1b2y इक्वल्स टू a1c2 माइनस a1a2x प्लस a2b1y इक्वल्स टू a2c1 कर दिया। अब यहाँ सब्सट्रैक्शन का साइन लगा तो बाकी के टर्म के पीछे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो चेंज साइन है इनको मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया है, मार्क कर दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये सब्सट्रैक्शन करने की वजह से जो है वो चेंज हुए हैं। हो गया इस तरीके से। अब आपकी a1a2x माइनस a1a2x ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब आपके पास बचा a1b2 माइनस a2b1y, और आपके इक्वल्स टू साइन के राइट हैंड साइड में बचा a1c2 माइनस a2c1। अब हमने y वेरिएबल को अकेला कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब इस अरेंजमेंट को भी हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, तो क्या हो गया बेटा, न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट आ गया a1a2c1c2 और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ गया a1a2b1b2। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू में और y की वैल्यू में भी हमें ये डिटर्मिनेंट मिला है। अब a से लेकर z तक के सारे अल्फाबेट छोड़कर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्रैमर्स मेथड जब यूज करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसे कैपिटल डी से शो करेंगे। यानी हमने क्या किया, कैपिटल डी से किस डिटर्मिनेंट को शो किया, a1 a2
B1 B2 को किया इस तरीके से। फिर उसके बाद x वेरिएबल निकालते वक्त न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट आया उस डिटर्मिनेंट को इस d को x सफिक्स लगा के हमने शो कर दिया। तो ये dx डिटर्मिनेंट क्या हो गया, C1 C2 B1 B2। अब आपका dx हो जाता है C1 C2 B1 B2। उसके बाद आता है आपका dy, यानी यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है y कोऑर्डिनेट का जो न्यूमरेटर है, यानी यहाँ y कोऑर्डिनेट निकालते वक्त जिस एक्सप्रेशन को हमने न्यूमरेटर में लिया था उसे हम dy से डिनोट करेंगे। और अब ये क्या है, a1 a2 c1 c2। तो इस तरीके से अलग अलग डिटर्मिनेंट को जो है हमने अलग अलग कैपिटल अल्फ़ाबेट से और कुछ सफिक्सेस यूज़ करके शो कर दिया है। अब यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल की वैल्यू हमें किस फॉर्मूला से मिलेगी, तो dx अपॉन d से, और y वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेगी dy अपॉन d से। तो इस तरीके से जो है डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करके हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज पता करते हैं। अब इसी मेथड से एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इधर साइड का पोर्शन में जैसे कि वैसे ही रखती हूँ ताकि वैल्यूज़ है, जैसे हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है तो वो हमें कैसे पता करनी है, फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है वो हमें दिखता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल सॉल्व। कुछ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ले लिए हमने, 3x - 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन ले लिया हमने 4x + 3y = 5। ठीक है, ये दो इक्वेशन ले लिए बाय क्रैमर्स रूल। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। लिख लिया सॉल्यूशन। अब ये जो हमारे इक्वेशंस है, इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से हम नंबरिंग कर देंगे। हो गया आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग कर दी तो देखो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पता करना है। तो यहाँ पर आपका a1 हो जाएगा 3, पहले इक्वेशन के x वेरिएबल का कोएफिशिएंट a1, b1 हो जाएगा पहले इक्वेशन के y वेरिएबल का कोएफिशिएंट, और c हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक वैसे ही a2 = 4, b2 = 3, c2 = 5। कर लिया सब आपने अलग अलग। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट d पता करना है। अब डिटर्मिनेंट d के लिए हम क्या लेते हैं, a1 a2 b1 b2 ले लिए इस तरीके से। यहाँ वैल्यू प्लेस कर दी, 3 4 -4 3। अब यहाँ इसे सॉल्व कर लिया हमने तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 -4 × -4। अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 3 9, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा, 525। डी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ऐसे ही हम पता करेंगे dx। अब dx के लिए क्या है, c1 c2 b1 b2 ले लिया। यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट कर दी, c1 10 c2 5 b1 -4 b2 3। अब यहाँ इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 10 × 3 -5 × -4। तो ये हो गया 10 3 30 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 5 4 20। ये हो गया आपका +50। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy निकालेंगे। ठीक है, dy निकालेंगे। अब dy हमें कैसे मिलता है, तो a1 a2 c1 c2 करके मिलता है। यहाँ हमने वैल्यूज प्लेस कर दी, 3 4 10 5। यहाँ लगा दिया इक्वल्स टू साइन, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। 3 - 5
3 माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो गया 3 5 15, A1 A2 C1 C2, और ये हो गया आपका माइनस 40। तो यहाँ आप लोगों के पास बचेगा 40 में से 15 गए, यानी अब ये देखो हमने इसके पहले पढ़ा है इंटेजर्स का सब्सट्रैक्शन, तो ये इसे इस तरीके से जो है यूज़ करेंगे। तो अब 40 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 15 25 माइनस 25 हो गया यहाँ तक के। अब हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाता है dx बाई डी, dx कितना आया हमारा 50, तो यहाँ लिख लिया हमने 50। d कितना आया है, तो d आया है हमारा 25, इसे सॉल्व किया तो कितना आया 2, हमारे x वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ पर हमने ले लिया dy अपॉन d, ठीक है। dy कितना आया माइनस 25, d कितना है 25, तो यहाँ कितना आंसर आएगा 1। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से क्रैमर्स रूल आप किसी भी तरीके के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पर अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये इसके पहले हमने जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा या ग्राफिकल मेथड पढ़ा, उनकी तुलना में थोड़ा अरेंजमेंट की वजह से एक आसान मेथड लगता है। इसके बाद अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ सवाल होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।